Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम हिस्ट्री का चैप्टर रीड कर रहे थे ना। हिस्ट्री का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। और बेटा कल हमने उसमें सिख वॉर्स के बारे में पढ़ा था कि जो एंग्लो सिख वॉर, 2 सिख वॉर हुए थे, जिसके बाद में पूरी की पूरी जो सिख सत्ता थी, पूरा का पूरा जो सिख साम्राज्य था, वो ब्रिटिश के हाथों में चला गया। अभी तक हम काफी चैप्टर को रीड कर चुके हैं, हमारा थोड़ा सा ही लेसन बचा है। आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि ब्रिटिश किस तरीके से नीतियों को अपनाकर कभी वो किसी से संधि करते हैं, किसी से मित्रता करते हैं, और ऐसा कर धीरे धीरे वो भारतीय लोगों को धोखा दे रहे हैं, और धीरे धीरे धोखा दे रहे थे, और धीरे धीरे सारे के सारे साम्राज्य को वो अपने अंडर में लाना चाहते थे। उनका काम था बस भारत से ज्यादा धन को लूट कर ले जाना और अपनी ही जेबों को भरना। ठीक है, तो जब 1839 के अंदर राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, तो उनके बाद उनके 3 बेटों को भी मार दिया गया। तीनों बेटों को मार दिया, लेकिन जो उनके सबसे छोटे बेटे थे दलीप सिंह, अब उसको राजगद्दी पर बिठाया गया। लेकिन वो अल्पवयस्क था, उसकी एज काफी छोटी थी। इस कारण उसकी जो माँ थी, जिनका नाम रानी जिंदान था, वो उसकी रीजेंट बनी, उसकी संरक्षिका बनी। ठीक है, वो उनकी रीजेंट थी। लेकिन 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी, और 1845 से लेकर 1847 के बीच भी बहुत अव्यवस्था फैल गई। ठीक है, जो भी सिख साम्राज्य के जो बाकी सेनापति थे, वो भी चाहते थे कि वो भी षड्यंत्र करने लगे अपने राजा के खिलाफ। ठीक है, जिसका फायदा ब्रिटिश लोगों ने उठाया। उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने आई, और उन लोगों ने पंजाब साम्राज्य पर आक्रमण किया और पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया। इस तरीके से 1849 के अंदर पूरा का पूरा पंजाब साम्राज्य ब्रिटिश हाथों में चला गया। आज हम बात करने वाले हैं अनेक्सेशन और वेरियस प्रीटैक्स। प्रीटैक्स मतलब बहाने। अब अनेक्सेशन मतलब राज्य को हथियाने के अलग अलग बहाने बनाए ब्रिटिश लोगों ने। क्या क्या बहाने बनाकर उन्होंने पूरे के पूरे भारत को अपने कंट्रोल में करना चाहा, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। बिसाइड आउटराइट वॉर, आउटराइट वॉर होते हैं सीधा युद्ध करने की बजाय। सीधा युद्ध करने की बजाय ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश कंपनी अनेक्स्ड अ नंबर ऑफ टेरिटरीज, ब्रिटिश कंपनी ने बहुत सारी टेरिटरीज, बहुत सारे क्षेत्रों को अनेक्स्ड, हत्या लिया। ऑन वेरियस प्रीटेक्स एज वेल एज डॉक्ट्राइन्स, उसने बहुत सारी डॉक्ट्राइन, बहुत सारी नीतियां बनाकर और बहुत सारे बहाने बनाकर कई सारे राज्यों को अपनाया, हत्या लिया। इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन अ नॉन इंडियन टेरिटरी, कह रहे इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करने की बजाय वे सेना लेकर जाएं और उस राज्य पर आक्रमण करना, वो तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट रास्ता नहीं अपनाया, अब वो इनडायरेक्ट रास्ते को अपनाने लगे, और उन्होंने बहुत सारे इंडियन टेरिटरीज को अपने क्षेत्रों में मिलाया। द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द डिप्लोमेटिक मेथड। ब्रिटिश लोगों ने कई प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक मेथड अपनाए ताकि वो अपने प्रभाव को बढ़ा सके। अनेक्सेशन ऑफ वेरियस प्रीटैक्स, अनेक्सेशन के, राज्य को हथियाने के जो हम कह रहे हैं, उन्होंने बहाने बनाए। वो कौन कौन से बहाने थे वो देखिए। सबसे पहले था टेकिंग एडवांटेज ऑफ वॉर ससेक्शन, भारत खोज। कह रहे हैं उन्होंने फायदा उठाया उत्तराधिकार को लेकर। जब वहां के राजा की डेथ हो गई, तो उसके बेटों में उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध हुआ, उसका उन्होंने फायदा उठाया। जैसे भरतपुर जैसे राज्यों को उन्होंने इसी तरीके से अपने राज्य में मिलाया। सेकेंड है इन्वोकिंग ट्रीटिंग ऑफ फ्रेंडशिप सिंध, कह रहे हैं मित्रता की संधि की, कुछ राज्यों के साथ मित्रता की, और मित्रता के बहाने उन्हें फिर धोखा देकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लैप्स की नीति के अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाया। बाय द मीन्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस, उन्होंने सहायक संधियां की, कई प्रकार की संधि की, और मजबूर कर दिया भारतीयों को कि किस तरीके से वो ब्रिटिश के आगे अपने घुटने टेक दें। ऑन ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नमेंट, और मिस गवर्नमेंट के आधार पर कि आप जो है अपने राज्य का गवर्न अच्छे से नहीं कर रहे, शासन प्रशासन पर कुशासन का आरोप लगाया उन पर, आप अपने प्रशासन को अच्छे ढंग से नहीं चला रहे, ऐसे बहाने बनाकर उन्होंने भारतीय लोगों से उनके शासन को छीन लिया। नंबर 1 है आपका, जितने भी हमने पढ़े अब उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ वॉर ऑफ ससेक्शन,
कि सबसे पहले उत्तराधिकार को लेकर कई बहाने वो बनाने लगे, ठीक है, उसका उन्होंने फायदा उठाया। भरतपुर वॉज अनेक्स्ड, भरतपुर एक क्षेत्र था जिसे अनेक्स्ड हथिया लिया गया ब्रिटिश के द्वारा 1826 के अंदर, आफ्टर अ वार ऑफ ससेक्शन, जब उस पर उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होने लगा। भरतपुर का जब शासक मर गया तो अब उसकी राजगद्दी किसको मिले, और उसके लिए उसके उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होने लगे, जिसका बहुत बड़ा फायदा ब्रिटिश लोगों ने उठाया। बिटवीन द माइनर सन एंड द जाट रूलर, उसके छोटे बेटे जो था ना भरतपुर का, जो अल्प वयस्क बेटा था, मतलब बेटे की उम्र ज्यादा नहीं थी, और जो जाट रूलर था, जाट नेता था, और उसके कजन के बीच में युद्ध होने लगा। लेकिन इसका फायदा ब्रिटिश लोगों ने उठाया और पूरे के पूरे राज्य को अपने अंडर ले लिया। पॉइंट नंबर 2 है इन्वोकिंग ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता की संधि पर भी उन्होंने बहाने बनाए। बाय अ ट्रीटी साइंड इन 1809, 1809 ईस्वी में उन्होंने एक संधि साइन की, एक संधि हस्ताक्षर की। द ब्रिटिश एग्रीड, ब्रिटिश राजी हो गए, नॉट टू लेट देयर आर्मीज पास थ्रू द सिंध, कि वो अपनी आर्मीज को, अपनी सेनाओं को सिंध के रास्ते नहीं भेजेंगे। लॉर्ड एनेब्रो इन्वोक दिस ट्रीटी, लेकिन जो लॉर्ड एनेब्रो थे उन्होंने इस संधि को नहीं माना, एंड टू अनेक्स द सिंध, और सिंध को हथिया लिया। मतलब सिंध के साथ ही मित्रता की और अब सिंध के साथ ही विश्वासघात कर कर उन्होंने पूरे के पूरे सिंध को हथिया लिया। और क्या बहाना बनाया, फियर्ड अ रशियन अटैक ऑन इंडिया, उन्हें लगता था कि रशियन लोग अटैक कर देंगे इंडिया पर थ्रू द अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए। द रूलर ऑफ सिंध वर टेकन अबैक ऑफ डिसऑनेस्टी ऑफ द इंग्लिश, और जो सिंध का राजा था वो तो बिल्कुल अचंभित रह गया ब्रिटिश लोगों की इस प्रकार की डिसऑनेस्टी को देखकर, उनकी इस बेईमानी को देखकर वो बहुत ही हैरान रह गया। बट द ब्रिटिश डिड नॉट कंसिडर एनी मीन रॉन्ग टू एक्सटेंड देयर डोमिनेशन, लेकिन ब्रिटिश लोगों को कुछ भी गलत नहीं लगता था अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए या अपने राज्य के विस्तार के लिए। वो चाहते थे बस राज्य का विस्तार हो, सही गलत कुछ नहीं। उन्होंने सब प्रकार की नीतियों को अपनाया और अपने राज्य का विस्तार किया। पॉइंट नंबर 3 है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके बारे में हम काफी बार पढ़ते आ रहे हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डॉक्टर लॉर्ड डेहलौजी ने बनाई। द फाइनल वेव ऑफ अनेक्सेशन, एक जो अंतिम लहर आई राज्यों को हथियाने की, ऑपरेट अंडर द लॉर्ड डेहलौजी, वो लॉर्ड डेहलौजी के अंडर थी, who was the गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856, जो कि 1848 से 1856 तक ब्रिटिश का गवर्नर जनरल बना। द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉर्ड डेहलौजी पॉलिसी एनेक्सेशन वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एक चीफ इंस्ट्रूमेंट, उसने एक बहुत ही मुख्य इंस्ट्रूमेंट का एक ऐसा यंत्र बनाया लॉर्ड डेहलौजी ने, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बनाकर उसने बहुत सारे प्रदेशों को हथिया लिया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑफ डॉक्ट्राइन, इस नीति के अनुसार, इफ द रूलर ऑफ द प्रोटेक्टेड और डिपेंडेंट स्टेट, कह रहे हैं उसके अनुसार यदि किसी डिपेंडेंट स्वतंत्र है, उस पर ब्रिटिश लोगों का कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन डिपेंडेंट स्टेट का भी जब रूलर डाइड मर जाता है विदाउट अ नेचुरल हायर, और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। नेचुरल हायर मतलब अपना कोई बेटा नहीं, गोद लिए हुए बेटे को उन्होंने बेटा नहीं माना। अगर उसका कोई अपना बेटा नहीं, स्टेट वुड ऑटोमेटिकली लैप्स, तो उसका जो स्टेट है ऑटोमेटिकली लैप्स कर दिया जाएगा, मीन्स पास टू द ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश लोग उसे अपने अंडर में ले लेंगे। ऐसा ही हुआ सबसे जिसके फर्स्ट विक्टिम थे डॉक्ट्राइन ऑफ डेहलौजी वो सतारा, वो सतारा का प्रदेश था, जिसे सतारा को 1848 में ब्रिटिश लोगों ने अपने कंट्रोल में लिया, फॉलोड बाय जैतपुर एंड संबलपुर। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को 1850 में एंड उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 एंड द झांसी 1854। झांसी की रानी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। झांसी की रानी के पति की जब मृत्यु हुई तो बेटा झांसी की रानी का कोई भी अपना बेटा नहीं था, दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था, लेकिन गोद लिए हुए पुत्र को उन्होंने नेचुरल हायर नहीं माना, उन्हें नहीं माना कि आपका बेटा है, और पूरे के पूरे प्रदेश को अपने अंडर ले लिया। पॉइंट नंबर 4, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या है? एज ऑलरेडी मेंशन, जैसे कि पहले ही मेंशन हो चुका है, अ नंबर ऑफ स्टेट वर फोर्स टू साइन द सब्सिडरी अलायंस बाय द लॉर्ड वेल्लेसली। लॉर्ड वेल्लेसली के द्वारा कई स्टेट को फोर्स किया गया, मजबूर किया गया कि वो साइन करें इस सहायक संधि को। इट हैड 4 कंडीशन और स्टेजेस, इसकी 4 कंडीशन और स्टेजेस थे।
द कंपनी वुड प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस टू द इंडियन स्टेट विच साइंड हिज ट्रीटी। उनका मानना था कि कंपनी उन भारतीय राज्यों को मिलिट्री प्रदान करेगी जो इस संधि को साइन करेंगे। एंड द इंडियन स्टेट डिड नॉट हैव राइट टू कीप सेपरेट आर्मी फॉर इट्स ओन। लेकिन वो भारतीय राज्य जो इस संधि पर साइन करेगा, ब्रिटिश लोग तो उन्हें सेना देंगे लेकिन वो अपनी अलग से कोई सेना नहीं रख सकते। Finding the Indian state incapable of taking military action, the company did not give permission to the Indian ruler to enter into the alliance with another ruler and declare war against any another kingdom. कह रहे अगर ऐसा माना गया कि भारतीय जो स्टेट है वो इनकेपेबल है, इस मिलिट्री एक्शन के अकॉर्डिंग वो कैपेबल नहीं है, तो कंपनी डिड नॉट गिव परमिशन, कंपनी उसे परमिशन नहीं देगी उस इंडियन रूलर को कि वो कोई संधि करे या किसी दूसरे राजा के साथ वो युद्ध की घोषणा करे। पॉइंट नंबर 3 है द सिग्नेटरी इंडियन स्टेट वॉज कंपेल्ड बाय द कंपनी टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशन ऑफ द ब्रिटिश फोर्स विद इट्स टेरिटरी। कह रहे द सिग्नेटरी इंडियन स्टेट, जिस इंडियन स्टेट ने ये साइन कर दी साइन संधि, उसे कंपेल्ड किया गया, उसे मजबूर किया गया कि वो एक्सेप्ट कर ले परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ द ब्रिटिश फोर्स, कि वो परमानेंट वहां पर ब्रिटिश सेना रहेगी उसके राज्य में विद इन इट्स टेरिटरी एंड टू पे अ सब्सिडी फॉर इट मेंटेनेंस। और वो भारतीय राजा उस ब्रिटिश सेना के मेंटेनेंस के लिए पैसा भी देगा। सेना भी उनकी रखें, हम अपनी सेना भी नहीं रख सकते और ब्रिटिश लोगों के मेंटेनेंस के लिए भी पैसा दें। ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड द रेजिडेंट, और एक ब्रिटिश अधिकारी जिसे रेजिडेंट का नाम दिया गया वुड बी स्टेशन एट द रूलर्स कोर्ट, वो भी राजा के दरबार का एक अधिकारी बना दिया गया। मीन्स उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की कि राजा किस प्रकार से उनके खिलाफ ना जा सके और उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा न कर सके। एक तो सेना रखने का अधिकार छीन लिया, सेना कौन सी रहेगी, ब्रिटिश रहेगी, उसका मेंटेनेंस भी कौन देगा, इंडियन स्टेट देगी, और वो कोई युद्ध नहीं कर सकता, किसी राज्य से संधि नहीं कर सकता है, और साथ में एक ब्रिटिश प्रेसिडेंट भी उसके कोर्ट में है। The native ruler was compelled to keep some parts of his territory to expense and maintenance of army instead of paying annual subsidy. और जो नेटिव रूलर था, जो भारतीय रूलर था, उसे कंपेल्ड किया गया, उसे मजबूर किया गया कि वो सेना का खर्चा, उसका रख रखाव और पूरा का पूरा मेंटेनेंस दे, और पेइंग द एनुअल सब्सिडी मेंटेनेंस ऑफ आर्मी इंस्टेड ऑफ पेइंग एनुअल सब्सिडी, के एनुअल सब्सिडी के साथ साथ वो तो देनी ही देनी है, उसके बजाय वो क्या करे, वह सेना के खर्चे, उसके रखरखाव, उसकी वार्षिक धनराशि के स्थान पर अपने कुछ क्षेत्र कंपनी को प्रदान कर दे, जिससे कंपनी वहां से रेवेन्यू ले सके और कंपनी की इनकम बढ़ जाए। अंडर द सब्सिडरी अलायंस द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज फोर्स्ड टू सरेंडर बेलारी एंड द कपहा एंड द नवाब ऑफ अवध ceded Rohilkhand and the Gorakhpur to the British so that British troops could not be capped their territories at expense of that state. कह रहे इस सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत हैदराबाद का जो निजाम था उसे मजबूर किया गया कि वो अपने कुछ क्षेत्र जैसे बलेरी, कपहा, ठीक है, ये और जो अवध का नवाब था वो रोहिलखंड, गोरखपुर, ये प्रदेश ब्रिटिश कंपनी को दे देता कि ब्रिटिश लोग वहां पर अपनी सेना को रख पाए। ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस, ठीक है, मिस गवर्नेंस मतलब कुशासन के आधार पर। अवध वॉज अनेक्स्ड इन द कंपनी एम्पायर ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस, के पूरे अवध को कंट्रोल में ले लिया गया मिस गवर्नेंस के आधार पर कि आप लोग सही से शासन नहीं कर रहे, कुशासन का आरोप लगाया गया। नवाब वाजिद अली शाह वॉज गिवन अ पेंशन ऑफ ₹12 लाख अ ईयर एंड सेंट टू कलकत्ता। वही नवाब वाजिद अली शाह को उनसे प्रदेश छीन लिया गया और उनकी पेंशन बांध दी गई 12 लाख रुपए एक साल के, और उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। दिस कॉज्ड अ ग्रेट डिसकंटेनमेंट अमंग द पीपल ऑफ अवध, जिसके कारण अवध के लोगों में अशांति फैल गई, आक्रोश फैल गया। द बेगम ऑफ अवध, जो अवध की बेगम थी, एंड द डिसबैंडेड सोल्जर, और वो सोल्जर जिन्हें सेना से निकाल दिया गया था, लेटर टुक एन एक्टिव पार्ट इन अपराइजिंग द 1857, उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। तो बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आप इसकी अच्छे से रीडिंग कीजिए और इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके।